इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम ओली का इस्तीफा देखने को मिला है। वित्त मंत्री और पूर्व पीएम शेर बहादुर को प्रदर्शनकारियों ने पीटा है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। दिल्ली से काठमांडू जाने वाली उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन से स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग भी लगा दी है। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास में तोड़फोड़ के बाद आगजनी तक कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर के घर में घुसकर उनको पीटा और वित्त मंत्री विष्णु को काठमांडू में उनके घर के नजदीकी दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए, जिसका वीडियो भी अब फिलहाल सामने आ चुका है। इसमें एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारता हुआ देखा गया है। आपको बता दें कि इन हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर उनको लेकर गई। इस हिंसा में अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, प्रचंड, शेर बहादुर और संचार मंत्री के निजी आवासों को भी आग के हवाले कर दिया है। तो नेपाल से बड़ी जानकारी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम ओली का इस्तीफा। वित्त मंत्री और पूर्व पीएम को प्रदर्शनकारियों ने जमकर पीटा है, जिसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जो भारतीय नेपाल में रह रहे हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। संसद में आग लगातार देखने को मिली है। पीएम ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है, जिसमें प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा था। सोशल मीडिया बैन को लेकर लगातार ये तमाम सवाल भी आए थे। विदेशी कंपनियों को 7 दिन का समय दिया गया था। कंपनियों को लेकर आपको बताने कि लोकल प्रतिनिधि रखने के लिए कहा गया था। निर्देश ना मानने पर सरकार ने बैन लगा दिया था, जिसके बाद जेएनजी सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री ओली के आवास में भी तोड़फोड़ की गई है और उसके साथ ही साथ कई मंत्रियों के साथ मारपीट तक प्रदर्शनकारियों ने कर दी है। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। हर तरफ पुलिस की मुस्तैदी है। पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि इस झड़प को रोका जा सके, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 साइट्स प्रभावित भी हो चुकी है। बैन के पीछे सरकार की मंशा क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद बैन लागू हुआ था, लेकिन युवा बोले हैं सोशल मीडिया बैन लोकतंत्र पर हमला है। यह गलत है, यह नहीं किया जाना चाहिए, यह वहां के युवाओं का कहना है। नेपाल सरकार ने रजिस्ट्रेशन फिलहाल रद्द करने की बात कही थी। विदेशी कंपनियों को बकायदा 7 दिन का समय भी दिया गया था कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। कंपनियों को लोकल प्रतिनिधि रखने के लिए कहा गया था, लेकिन जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो सरकार ने बैन लगा दिया। बैन लगने के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। पुलिस से भी नोकझोंक यहां पर हुई है, आगजनी कर दी गई है, पत्थरबाजी भी ये प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आए हैं। कई राउंड गोलीबारी भी हुई है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की जानकारी भी सामने आई है। ये वीडियो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को भी तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी बाकायदा हेलमेट लगाकर भी आए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे भीड़ को पीछे खदेड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कई घरों में आग लगा दी गई है। मंत्री, नेता इस्तीफा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है। यह बात भी फिलहाल सामने आ गई है। नेपाल में विद्रोह की जो आग है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अपने आप को अब डर के साए में रख रहे हैं। खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जो भारतीय नेपाल में रह रहे हैं उनके लिए ये नंबर जारी हुआ है और सतर्क रहने के लिए उनसे कह दिया गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। नेपाल के विद्रोह के पीछे साजिश किसकी है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संवाददाता सुबोध हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सुबोध, जिस तरीके से नेपाल की तस्वीरें हमने लगातार दर्शकों को दिखाई है, स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो रही है। प्रधानमंत्री ओली की तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया है। अभी बिल्कुल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल आपको बता दूं शर्मा जी की, जैसे अभी नेपाल में जिस तरह का अभी पूरे नेपाल में अभी आग सुलग चुका है और जिस तरह से इस विवाद में प्रधानमंत्री केपी ओली ने भागने के क्रम में विशेष करके दबाव भी दबाव बनाया गया, तो उन्होंने अपना इस्तीफा देके उसमें जांच छुड़ाने में कामयाब तो रहे, मगर वो यानी कि में थे।
जाने की ओर में थे। और अभी की ताजा स्थिति बता दें कि जिस तरह से अब नेपाल के काठमांडू में सड़कों पर एक तरफ बालेन गीत और दूसरी तरफ राजा देश बचाने के नारे लगने भी शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी इस कदर आगे बढ़ रहे हैं कि मंत्रियों के घर में तोड़फोड़ की गई है, कई मंत्रियों के साथ मारपीट तक कर दी गई है, पुलिस की तरफ से किस तरीके से रोकने का अब प्रयास हो रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दें कि जैसे जो कि वरिष्ठ नेता थे या जो भी अन्य प्रदीप जो जल नल वाले प्रदीप घायल होने की सूचना है। जिस तरह से भी अभी नेपाल में जितने भी सरकारी दफ्तर चलते जा रहा है के द्वारा सूचना भी जारी किया गया है कि अब तक प्रधानमंत्री केपी ओली इस्तीफा दे चुके हैं। जनता से अपील की जा रही है कि अब सरकारी किसी भी वाहन को क्षति न पहुंचाया जाए, इसके बारे में हम लोग विकल्प निकालेंगे और जल्दी ही नेपाल में सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना बताई जा रही जो के कार्यकर्ता है। अब देखना यही बिल्कुल सुबोध, सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया, ये जानकारी भी सामने आ चुकी है। कई मंत्री और जो विधायक है वो भी यहां पर इस्तीफा दे रहे हैं। जब सरकार ही गिर जाएगी तो आखिरकार जो ये प्रदर्शन बढ़ रहा है इसको रोका कैसे जाएगा? वहां के जो सेना प्रधान सेना नेशनल गृह सचिव के जो सचिव हैं अभी थोड़ी देर पहले अधिसूचना जारी करके और जनता से अपील कर रहा है कि इस तरह का लोग प्रदर्शन न करें, बहुत ही जल्दी जो मांग होगा उसी तरह से हम फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे और फिर से नेपाल संस्कृति की बढ़ेंगे। जी भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। काफी बड़ी संख्या में भारतीय भी वहां पर रहते हैं, उनके लिए भी क्या कुछ प्रबंध देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय नागरिक जो दूतावास ने अपना हेल्पलाइन चालू कर जो भी वहाँ से आप भारतीय रह रहे हैं उनको हेल्पलाइन जारी किया जा रहा है। उनके द्वारा बता दें किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो तो हमारे हेल्पलाइन पर तरह हम आपकी सुरक्षा मुहैया कराएंगे, आपको जहाँ से आपको निकालेंगे। मगर आपको बता दें कि पूरे नेपाल में अभी तक भारत के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं दी जा रही है। सोचती स्थान पर जाने की महामारी जो सोशल मीडिया से जैसे भी उनको जा रहा है। जी सुबोध, लेकिन जिस तरीके से कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया है और जो प्रदर्शनकारी है वो हर जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति क्या है अभी? देखा जाए घायलों की स्थिति अभी बेड नहीं मिल रहा है। काठमांडू या दूधगंज या जनकपुर में हो घायलों का अभी जेएनजे के कार्यकर्ता को सबसे बड़ा चीज जिस तरह से देश प्रदर्शन को नेपाल में करने में एकदम एकाएक इस तरह का जितने भी सरकारी अस्पताल है भरे पड़े हैं, तो कहीं कहीं रक्त भी गोलियों से दागी गई। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है, सुबह के आंकड़े बताए जा रहे थे 36 दुर्गति को प्राप्त हुए, मगर मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मगर पूरे नेपाल में पुलिस के द्वारा कहीं भी गोली तो नहीं दागे गया, मगर भरपूर मात्रा में गोली दागे गए हैं ताकि वहां से भीड़ को तीतर बीतर किया जाए और पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का नहीं किया गया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सुबोध। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार आप देख रहे थे, जहां पर नेपाल की स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है, हर तरफ पुलिस का पहरा है, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एक बार फिर से अशांति और तनाव की छाया में पूरी तरीके से ढका हुआ है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के उत्तरी भाग में सोमवार को एक व्यस्त चौराहे पर स्थित बस स्टॉप पर गोलीबारी की गई, जिसमें 6 निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी थी और 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह घटना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्षों से जारी युद्ध का एक जीता जागता उदाहरण बनकर सामने आई है। इजराइल सरकार ने इस हमले को भयानक आतंकवादी हमला बताते हुए इसका कड़ा विरोध जता दिया है। इजरायली पुलिस और आपातकालीन बचाव सेवाओं ने मौके पर पहुंचकर घायल नागरिकों को अस्पताल पहुंचाया और हमलावर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तक शुरू कर दी गई है। यह हमला यरूशलेम जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से
अत्यंत महत्वपूर्ण शहर में हुआ है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बेहद ज्यादा बढ़ गई है। इस हमले का राजनीतिक और सामरिक आयाम भी गहराई से देखा जा रहा है। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हमें अतीत के उन काले पलों को याद दिलाती है जब आतंकवाद ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि यह हमला न केवल इजरायल की सुरक्षा चुनौती को बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। हमले के कुछ घंटे बाद इजरायल के वित्त मंत्रालय के महालेखाकार व्याली ने भारत के दौरे के दौरान यह कहा कि उन्हें इस हमले में अपने कर्मचारी की मां की मृत्यु की सूचना मिली है। यह व्यक्तिगत त्रासदी एक बड़े राष्ट्रीय त्रासदी का प्रतीक बन गई है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि हमला इस बात का प्रमाण है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन कितने निर्दयी और बेरहम हो चुके हैं। तो इजरायल ने हमले की कड़ी निंदा भी की है। यह वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यरूशलेम में आतंक का नया प्रहार जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इजरायल की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है और हम इन आतंकवादियों के सामने नहीं झुकेंगे। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को शांति से काम लेने के लिए कह दिया है और अपील की है कि शांति से ही किसी समस्या का समाधान होता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी इजरायल के समर्थन में एक कड़ा बयान जारी कर दिया। अमेरिका ने फिलिस्तीनी हमलावरों की निंदा की और इजरायल को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यरूशलेम पर हमला फिलिस्तीनी चरमपंथियों की रणनीति का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अपनी तरफ खींचना और इजरायल को अस्थिर करना है। ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया के लिए बहुत बड़े बाधक साबित होते हैं। फिलिस्तीनी संगठन हमास और इजरायल के बीच हमेशा से तनावपूर्ण संबंध ही रहे हैं। यह हमला भी उसी पुराने द्वंद्व की पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होता है। आगे का परिदृश्य बेहद ही चिंताजनक रहेगा। इस हमले के चलते इजरायल द्वारा संभावित सैन्य कार्रवाई का खतरा अभी भी बरकरार है। यदि इजरायल ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की तो पूरा मध्य पूर्व क्षेत्र फिर से ज्वालामुखी बन सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों का कूटनीतिक दबाव फिलिस्तीनी नेतृत्व पर बढ़ेगा ताकि वह हिंसा रोके, लेकिन फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन अपने इरादे नहीं छोड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को ब्रिक्स देशों की इमरजेंसी वर्चुअल समिट में शामिल हुए। इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी मौजूद थे। जयशंकर ने समिट में स्पष्ट कह दिया है कि ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के फायदे वाली होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना यह कहा कि दिक्कतें खड़ी करना और लेन देन को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। व्यापार को हमेशा सुगम बनाना चाहिए ताकि सभी देशों को फायदा पहुंचे। ब्रिक्स देशों का यह विशेष समिट अमेरिका द्वारा लगाई गई टैरिफ और व्यापारिक चुनौतियों के बीच बुलाया गया था। अमेरिका ने भारत और ब्राजील जैसे देशों पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे वैश्विक व्यापार पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरान जोर देकर यह कहा है कि टैरिफ और व्यापार युद्ध विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। हमें अमेरिका जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होना ही होगा। पुतिन और लूला ने भी आर्थिक सहयोग और आपसी समर्थन के महत्व पर ध्यान दिया है। वहीं इस दौरान एस जयशंकर ने 4 प्रमुख बिंदु सामने रखे हैं। सबसे पहले सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए कहा गया है। संकट के समय आपूर्ति में कमी ना हो, इसके लिए देशों को सहयोग बढ़ाना ही होगा। सुरक्षित और समय पर सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तो वहीं दूसरी अगर हम बात कर ले तो व्यापार घाटा सुलझाना जरूरी रहेगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा ब्रिक्स देशों खासकर चीन से ही है। इसे जल्दी सुलझाने की जरूरत है ताकि व्यापार संतुलित और सबके लिए फायदेमंद रहे। अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो वैश्विक संकट में बड़े संगठन फेल, कोरोना, युद्ध और जलवायु संकट ने दुनिया को परेशान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े संगठन इन समस्याओं को हल करने में नाकाम रहे हैं। सुधार की आवश्यकता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो व्यापार को राजनीति से जोड़ना गलत है। व्यापार को राजनीति या फिर गैर व्यापारिक मुद्दों से जोड़ना नुकसानदेह ही रहेगा। ब्रिक्स देश को अपने व्यापार की समीक्षा करनी चाहिए।
विशेषज्ञों का यह मानना है कि ब्रिक्स देश को ये एकजुट प्रयास अमेरिका की टैरिफ नीतियों के खिलाफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने और व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में अहम कदम रहेगा। भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ने से वैश्विक व्यापार में संतुलन आएगा, सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगी और छोटे छोटे संकटों का असर भी कम हो जाएगा। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि व्यापार को राजनीतिक हथियार बनाने की नीति असफल रहेगी और इसे रोकना सभी देशों का हित है। ब्रिक्स समिट ने वैश्विक व्यापार में तनाव और संभावित आर्थिक जंग का साफ संकेत तक दे दिया है। भारत इस मंच पर सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार खतरे में बनी हुई है।